हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कूलाम्स लॉ के बारे में पीछे हम लोगों ने स्टडी किया था और इस लेक्चर को हम आगे फर्दर स्टार्ट करें इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर था उस लेक्चर को पढ़ने के लिए, आप समझने के लिए आई बटन पर जाइए, क्लिक कीजिए और आपको पुरानी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। आप उसको पढ़िए, उसके बाद आप उसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और कूलाम्स लॉ से जो हमने फोर्स निकाला था उसको हम बोलते हैं कूलाम्बिक फोर्स। कूलाम्बिक फोर्स के बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो उसके आगे 8 पॉइंट्स हमने उसमें डिस्कस कर लिए थे। 9th पॉइंट जो है वो आज हम डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 9। ये पॉइंट नंबर 9 कूलाम्बिक फोर्स और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को रिलेट करेगा। देखिए कैसे रिलेट करेगा। यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो मैकेनिक्स है उसके लॉज और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लॉज साथ साथ में काम करें। दोनों सब्जेक्ट का यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन होकर के चलेगा। तो सपोज हमने माना दो चार्जेस हमने अज्यूम कर लिए। एक चार्ज सपोज प्लस Q1, दूसरा चार्ज हमने अज्यूम कर लिया सपोज Q2। ये वाला चार्ज, दोनों चार्जेस के बीच की जो सेपरेशन है वो सेपरेशन R है। ये वाला चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई करता है F, ये चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई करता है F। इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में अलॉन्ग द सेम लाइन होते हैं। मैंने कल ये बात बताया था पिछले क्लास में। तो ये कंबाइंड सिस्टम की अगर हम बात करते हैं एज ए होल, ये एक चार्ज सिस्टम हो रहा है हमारा। इसमें दो चार्जेस हमारे पास है, चार्ज सिस्टम। तो टोटल फोर्स ऑन दिस चार्ज सिस्टम जीरो होता है, जिसे हम बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स, टोटल फोर्स या फिर नेट फोर्स। पिछले एक क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था। तो नेट फोर्स हमने देखा था एज वी नो दैट द नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स आप बोल सकते हैं, नेट फोर्स ऑन द system of two charges is zero. That is F net is zero. ये जो टॉपिक हम आज डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए इसमें नेट फोर्स इज जीरो। अब according to Newton's second law of motion, Newton's second law of motion, net force on a system is equal to dp over dt, that is rate of change of momentum is equal to net force. बट इन अवर केस हमने पिछले टर्म पर डिस्कस किया था नेट फोर्स जीरो हो रहा है बिकॉज दो फोर्सेस हैं, इक्वल हैं एंड अपोजिट हैं, तो इसलिए इनका रिजल्टेंट तो जीरो होगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप नेट फोर्स जीरो है तो उसकी आप वैल्यू यहाँ पर रखेंगे जीरो। दिस इज dp over dt. इट मीन्स यू कैन से जस्ट दिस implies दैट dp over dt दिस इज इक्वल टू जीरो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो। इसका फिजिकल मीनिंग ये है, टाइम के साथ मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है इस सिस्टम का। दो सिस्टम, ये दो चार्जेस का सिस्टम है और इसका टोटल मोमेंटम टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हुआ मोमेंटम इसका कांस्टेंट है। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स किसी भी क्वांटिटी का अगर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो आ रहा है, इसका मतलब वो टाइम के साथ साथ वेरी नहीं कर रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट बना हुआ, तभी जीरो होगा उसका डिफरेंशिएशन। तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स दिस गिव्स यू P is constant. This gives P is constant, right? तो कांस्टेंट P कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो। आप ऐसे भी कर सकते हैं dp इक्वल्स जीरो इंटू dt, दैट इज dp
is zero. dp means change in momentum, so change in momentum is zero. It means again you can say momentum is constant. तो चेंज का मतलब क्या होता है कि फाइनल इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम. इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं dp इक्वल टू जीरो इंटू dt, अगेन जीरो, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको. तो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू को हम अगर फर्दर हम देखें तो देखिए क्या होता है इसमें. dp, दिस इंप्लाइज दैट dp इज जीरो. dp का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दिस इज जीरो. इससे पता चलता है ये कि फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस. इसको थोड़ा सा तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आ गया कि जब भी कूलाम्बिक फोर्स एक्ट करता है दो चार्जेस के बीच में, उस चार्ज सिस्टम का टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है. और अगर शुरू में स्टार्टिंग में अगर दोनों चार्जेस एट रेस्ट हैं तो इनका जो इनिशियल मोमेंटम है, मोमेंटम मीन्स लीनियर मोमेंटम, तो इनका इनिशियल लीनियर मोमेंटम जीरो है. सर्टेनली अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इनिशियल के बराबर फाइनल होगा, तो फाइनल भी जीरो ही होगा ओवरऑल, भले ही ये मूव करने लगे. तो देखिए इसको हम थोड़ा सा और फर्दर आगे चलते हैं. इसमें सपोज हमने माना द चार्जेस आर इनिशियली एट रेस्ट. इनिशियली एट रेस्ट अब इनिशियली अगर ये रेस्ट में है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस चार्ज Q2 की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी U2 दैट विल बी इक्वल टू जीरो. इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी U1 दैट विल आल्सो बी इक्वल टू जीरो. तो हम इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, और इस चार्ज का मास, जिस भी बॉडी पर चार्ज Q1 आ रहा है उसका अपना जो निजी मास है वो सपोज m1 है, इसका मास सपोज m2 हमने अज्यूम कर लिया. तो m1 इंटू U1. अब ये देखिए यहाँ पर टुवर्ड्स द लेफ्ट हमने इसकी वेलोसिटी को माना हुआ है. अगर हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट यूज कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं. m1 U1 प्रिंसिपल होता है, फार्मूला होता है मास m1 U1, इसका मोमेंटम होगा. U1 जीरो है तो ये जीरो, प्लस m2 इसकी स्पीड इनिशियल वेलोसिटी कितनी U2 वो भी जीरो है. तो ये टोटल जीरो प्लस जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो. तो आपको मिलेगा यहाँ से इनिशियल मोमेंटम इज जीरो. सपोज इक्वेशन नंबर 1, सपोज इक्वेशन नंबर 2. ये दो पॉइंट्स हैं. अब हम बात करेंगे आगे. देखिए इसमें कैसे डिस्कस करते हैं. अब अगर हम इन चार्जेस को अलाउ कर देते हैं मूव करने के लिए, तो ये चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, फोर्स F टुवर्ड द राइट, ये वाला चार्ज टुवर्ड द राइट मूव करने लगेगा. ये चार्ज इस पर अप्लाई कर रहा है F फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये वाला टुवर्ड द लेफ्ट मूव करने लगेगा. तो हमने अज्यूम कर लिया कि दोनों चार्जेस को जब रिलीज कर देते हैं तो ये लीनियर वेलोसिटी v1 से मूव करने लगता है. ये लीनियर वेलोसिटी जो कि फाइनल वेलोसिटी है v2, उससे ये इस तरफ को मूव करने लगता है. कोई प्रॉब्लम नहीं है, मूव कर रहा है तो मूव करने दो, फोर्स एक्ट कर रहा है. देखिए तो इफ नाउ द चार्जेस आर रिलीज्ड, यानी कि इनको रोका नहीं जा रहा. पहले हमने रोका हुआ, सपोज जैसे फोर्स एक्ट करेगा तो सर्टेनली ये मूव करेंगे, हमने रोके रखा और हमने हाथ में हटा लिया, सपोज रिलीज करा तो मूव करेंगे, रिलीज. सो दे मूव अपार्ट मूव कर, दूर दूर मूव करेंगे.
with final velocities v1 and v2, v1 and v2 respectively. Hence, their final momentum means linear momentum here. Final momentum will be Pf. अब देखिए क्या होगा फाइनल मोमेंटम, इस चार्ज Q1 का फाइनल मोमेंटम प्लस चार्ज Q2 का फाइनल मोमेंटम, इसका फाइनल मोमेंटम कितना होगा m1 v1 m1 और v1 की डायरेक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट है तो साइन कन्वेंशन इसको क्या कहता है माइनस की तरफ, तो ये माइनस में हो जाएगी जरा m2, चार्ज इसका मास m2, इसकी वेलोसिटी फाइनल v2 टुवर्ड द राइट वो पॉजिटिव होगी, तो हम उसको पॉजिटिव ही यूज करेंगे सर्टेनली। तो ये बन जाएगा यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं m2 v2 माइनस m1 v1। हमने थोड़ा सा साइड इसको पॉजिटिव पहले लिख लिया, ये नेगेटिव आ रहा है, इसको माइनस बाद में लिख दिया। So this is the final momentum. Since the net force on the system is zero, F net is zero, therefore momentum remains constant. This gives us final momentum equals initial momentum, that is Pf equal to Pi, इक्वेशन नंबर 2 जो मैंने अभी लिखी थी। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास जो फाइनल मोमेंटम है, ये फाइनल मोमेंटम इनिशियल के बराबर ही होगा, और इनिशियल मोमेंटम है जीरो, तो ये क्वांटिटी इक्वल टू जीरो हो जाएगी अकॉर्डिंग टू since F net is zero, so Pf equal to Pi, ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो मैंने रेफरेंस दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये हो गया, तो ये Pf की वैल्यू कितनी हो रही है, यहाँ पर हम इसको नोट कर लेंगे, ऊपर लिख लेते हैं स्पेस में। This implies that Pf की वैल्यू ये हो रही है m2 v2 माइनस m1 v1। Pf हो गया ये Pf दिस इज इक्वल टू Pi, और Pi इक्वेशन नंबर 2 से जीरो आ रहा, तो ये हो जाएगा जीरो। इक्वेशन नंबर 1 मैंने लिखी थी Pi इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल मोमेंटम इज जीरो। इट मीन्स द टू मोमेंटा ऑफ द सेपरेट चार्जेस आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। चलिए देखते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, राइट। तो इससे कंक्लूजन हमें ये मिलेगा, सो दिस इज m1 v1 इक्वल टू m2 v2, यहाँ से हमने बना लिया। इसका मतलब ये हुआ अगर हम इनका रेशियो निकालें, दोनों चार्जेस की वेलोसिटी का जो रेशियो आएगा वो ये आएगा। ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिल जाता है आपको कंपटीशन के एग्जाम में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 अज्यूम कर लेते हैं हम लोग। v1 यहाँ पर है तो मास m1 नीचे है, v2 नीचे है डिनोमिनेटर में, तो ये न्यूमरेटर में। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज is inversely proportional to its mass. For charge Q1, mass is m1, velocity is v1, but mass is here. तो इन दोनों का इनवर्स रिलेशन हो रहा, इसको डिनोमिनेटर में तो ये न्यूमरेटर में, इसलिए इसका आपस में इनवर्स। तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जिस चार्ज का मास ग्रेटर होगा वो स्मॉलर वेलोसिटी से मूव करेगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ m1 v1 रिमेन्स कांस्टेंट एंड इक्वल टू m2 v2। चलिए, तो यहाँ से हमने जो फाइनल कंक्लूजन निकाला है वो यही है कि जब भी सिस्टम हम कंसिडर करेंगे दोनों चार्जेस का, तो एज ए सिस्टम नेट फोर्स जीरो रहेगा, तो मोमेंटम भी उसका जीरो रहेगा।
अगर शुरू में चार्जेस रुके हुए हैं तो अगर चार्जेस मोशन में होते तो जो होता वो ले लेते, बट एट रेस्ट हमने शुरू माना तो इनिशियल मोमेंटम पी आई वाज जीरो, देयरफॉर पी एफ विल आल्सो बी इक्वल टू जीरो। ये नोट करने की बात है एंड अकॉर्डिंगली ये वाला फार्मूला हमारे पास आ गया, इससे हमें ये रिलेशन मिल गया। तो पॉइंट नंबर 9 हमने ये डिस्कस कर लिया। अब इसी को हम फर्दर पॉइंट नंबर 10 अगर हम यहाँ पर लिखें, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दोनों चार्जेस हैं Q1 Q2, इनके मासेस हैं M1 M2, तो इनका कहीं पर सेंटर ऑफ मास भी होगा। सपोज हमने माना ये सेंटर ऑफ मास हो गया, सेंटर ऑफ मास Cm। तो अगर ये शुरू में दोनों चार्जेस रुके हुए हैं तो इनका सेंटर ऑफ मास भी एट रेस्ट होगा। तो जब इनको हमने रिलीज किया, ये मूव करने लगे, तो ऐसा लगता है कि जैसे इनके सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, बट सेंटर ऑफ मास मूव करेगा या नहीं करेगा ये तो पता नहीं। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो कैसे वेरीफाई करेंगे? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, चार्ज सिस्टम इज VCM। तरीका क्या होता है? देखिए M1 V1 फार्मूला होता है, आप लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, M1 V1 प्लस M2 V2। तो V1 तो नेगेटिव साइड में है इसलिए हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे, V2 पॉजिटिव साइड में तो ये इधर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास। तो अब आप देखिए ये क्या बनेगा, यहां से ये आते हैं, ये फार्मूला हम यहां नोट करते हैं, VCM दिस इज इक्वल टू M2 V2 माइनस M1 V1। माइनस वाला हमने इधर ले लिया, पॉजिटिव को पहले नोट कर लिया। माइनस साइन आप याद रखें क्यों लिया गया, बिकॉज इट टुवर्ड्स द लेफ्ट है, नेगेटिव वेलोसिटी होगी। हियर M1 प्लस M2। अब पॉइंट नंबर 9 में हम लोगों ने देखा था कि फाइनल मोमेंटम ये आ रहा है, ये किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो ये वाली क्वांटिटी 0 है, तो यहाँ पर हम 0 पुट कर सकते हैं इसको। फ्रॉम इक्वेशन 3 we have VCM equal to 0 upon M1 plus M2 and this is equal to 0। इसका मतलब ये हुआ कि भले ही दोनों चार्जेस मूव करना शुरू कर देते हैं, इनका सेंटर ऑफ मास यहीं रहेगा, ये नहीं मूव करेगा। कारण उसका ये है कि इन पर लगने वाले जो फोर्सेस हैं वो इक्वल हैं, अपोजिट हैं, और उनका टोटल हो रहा है 0, नेट 0 आ रहा है। 0 आने की वजह से उनका जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व है। कंजर्व होने की वजह से इनिशियली जहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन थी वहीं सेंटर ऑफ मास फिर बना रहेगा, और जब शुरू में ये रुके हुए थे सेंटर ऑफ मास यहीं था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो सर्टेनली फाइनल वेलोसिटी भी 0 ही रहेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया यहाँ भी। VCM is 0। इट मीन्स भले ही दोनों चार्जेस मूव कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। इट मीन्स सेंटर ऑफ मास ऑफ द चार्ज सिस्टम remains at rest, remains at रेस्ट। इस लाइन के बाद हमें ये लाइन, अब ये सब हटा देते हैं, वो मोमेंटम कंजर्वेशन भी हो गया और VCM के बारे में भी बात हो गई। हम लोग आसानी के लिए
बार बार पॉजिटिव दोनों चार्जेस ले लेते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। दोनों निगेटिव हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, कुछ भी हो सकता है। बट ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी वैलिड रहेंगे। अगर हम एक चार्ज को पॉजिटिव ले लें, दूसरे को फॉर एग्जांपल निगेटिव ले लें, और तब हम आपको दिखाएं, तो इन दोनों में अट्रैक्शन का फोर्स एक्ट करेगा। अट्रैक्शन का फोर्स एक्ट करेगा तो इस डायरेक्शन में, एक फोर्स ये और ये फोर्स, इनका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर होगा। और अगर ये दोनों चार्जेस शुरू में एट रेस्ट है तो इनकी फाइनल वेलोसिटी वो अगेन जीरो होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनिशियली एट रेस्ट है तो UCM भी जीरो होगा, यहाँ भी UCM इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थे, हमने उसको बताया आपको। आप लोग इसको पढ़िए और फर्दर अच्छे आपको ऑथेंटिक वीडियोस मिलते रहें, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, रेगुलर टच में रहिए, और आपको बहुत ही ऑथेंटिक और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के वीडियो आपको फिजिक्स पर मिलते रहेंगे। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। ओके, ऑल द बेस्ट।